मेरे मुंह बोले, भाई ने मेरी शादी अपने दोस्त से करवा दी। लड़का अमीर और अच्छा था, इसलिए मुझे कोई आपत्ति नहीं हुई। लेकिन जब भी हम पति पत्नी एक दूसरे से संबंध बनाते तो मेरे पति रूम की लाइट बंद कर देते और कहते कि अंधेरे में मुझे ज्यादा मजा आता है। अंधेरा इतना होता कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। आज तक संबंध बनाते समय मैंने अपने पति की शक्ल तक नहीं देखी। एक रोज मैंने अचानक से लाइट ऑन कर दी। उसके बाद मैंने देखा कि मेरे पति तो मेरा नाम अनु है। मैं अपने माता पिता की सबसे लाडली बेटी थी। मेरे माँ बाप हमेशा ही मुझसे प्यार करते थे। मुझे किसी भी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होने देते थे। अक्सर वह कहते थे कि बेचारी लड़की है, कुछ दिनों का ही तो मेहमान है। जब इसकी शादी हो जाएगी तो यह तो अपने ससुराल चली जाएगी। उसके बाद रोज रोज कहाँ आना जाना हो पाएगा। कभी कभार आएगी, उसमें कहाँ अच्छे से इसकी देखभाल कर पाएंगे। इसीलिए जब तक इसकी शादी नहीं होती तब तक इसकी सारी इच्छाओं को पूरी करने की अनुमति दे देनी चाहिए। और वैसे भी मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। मेरे दादा दादी, माँ पापा और मैं, हम 5 लोग ही घर में रहते थे। मेरे दादा दादी अक्सर मेरे माँ पापा से कहते थे कि लड़के के बिना क्या होगा। अगर लड़का होगा तो तुम्हारा वंश बढ़ेगा, तुम्हारे इस खानदान का नाम रोशन होगा। लेकिन मेरे पिताजी और माँ मना कर देते। वह कहते कि हमारी बेटी अनु है ना, हमारा नाम रोशन करने के लिए। पिताजी कहते रहते कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर बहुत अच्छी नौकरी हासिल करेगी और मेरा नाम रोशन करेगी। अनु भी भला क्या लड़कों से कम है क्या? वह हर बार मेरे दादा दादी के बात को टाल देते और कहते कि लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं होती। हम तो अनु पर अपना सारा प्यार लुटाएंगे। हमें लड़के की जरूरत भी नहीं है, तभी मेरे दादा दादी का कोई जोर नहीं चलता। इसीलिए वह कहते कि जैसे तुम्हारी मर्जी, दरअसल हम लोग अमीर खानदान से थे। मेरे पिताजी एक व्यापारी थे और इनके पास बड़ी बड़ी दुकान और काफी जमीन जायदाद होने की वजह से हमें कभी भी आर्थिक स्थिति में तंगी कभी भी नहीं देखनी पड़ी। हमेशा धन दौलत की कभी कमी नहीं रही। जो भी चीजें हम डिमांड करते थे वह हमारे सामने हाजिर हो जाती थी। और भगवान की भी खूब कृपा थी कि हमें कभी भी धन दौलत की कमी महसूस नहीं हुई। दरअसल यह हमारी पुश्तैनी जमीन जायदाद थी। मेरे दादाजी भी इसी जमीन जायदाद को बढ़ाते थे और मेरे पिताजी ने भी बहुत अच्छे से सारा कारोबार संभाल लिया। मेरे दादाजी के भी एक ही संतान थी, वह मेरे पिताजी थे। मेरे दादाजी इस बात को अक्सर दोहराते रहते थे कि अगर एक लड़का होता तो हमारे इस कारोबार को आगे बढ़ा लेता। अनु तो अपने ससुराल चली जाएगी और पता नहीं दामाद कैसा होगा, वह हमारे खानदान को आगे बढ़ाएगा भी या नहीं। मेरे दादाजी को शायद यही चिंता खाई रहती थी। तभी मेरे पिताजी ने कहा कि हम अनु के लिए ऐसा लड़का देखेंगे जो हमें अपने माता पिता के समान समझे, हमारे कारोबार को आगे बढ़ाएं, हमारा नाम रोशन करें। बल्कि वे हमारा जमाई नहीं बल्कि हमारा बेटा बनकर रहे। हम तलाश ही ऐसे लड़के की करेंगे तो इसमें चिंता वाली कौन सी बात है। तभी मेरे दादा दादी को थोड़ी संतुष्टि हो जाती कि हाँ, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन खैर, मुझे तो शादी वगैरह में कोई रुचि नहीं थी। मैंने तो माँ पापा से कह दिया कि मैं तो आपके पास ही रहूंगी, मुझे कोई शादी नहीं करनी। तभी माँ पापा भी हंसकर इस बात को टाल देते और कहते कि बेटा, आज तक भला कोई कुंवारा इस दुनिया में रहा है क्या? शादी तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन मैं उनकी बात को बस ऐसे ही इग्नोर कर देती और अपनी पढ़ाई लिखाई में ध्यान रखती। मैं हमेशा से ही देखती थी कि मेरी माँ पापा ने मुझसे कितनी उम्मीदें लगाई हुई थीं। वो मेरे लिए किसी लड़के को भी जन्म नहीं दे रहे थे। उन्होंने मुझे अपना सब कुछ मान लिया था, तो मेरा तो फर्ज बनता था कि मैं उनका नाम रोशन करूं। इसलिए मैं मन लगाकर पढ़ाई करती थी। मेरा डॉक्टर बनने का सपना था। तभी पिताजी ने कहा कि तुम्हें अगर डॉक्टरी की पढ़ाई करनी है तो तुम किसी बड़े शहर में चली जाओ। हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरा माँ पापा के बिना बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। मैं उनसे एक पल के लिए भी दूर नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मैं बड़े शहर में नहीं गई। लेकिन आखिरकार मुझे जाना ही पड़ा, क्योंकि हमारे गांव के आसपास कोई भी अच्छा कॉलेज और अच्छा कोई कोचिंग सेंटर नहीं था जहां पर मैं पढ़ाई कर सकूं। तभी पिताजी ने कहा कि बेटा, अब तुम्हें बाहर तो जाना ही पड़ेगा। यहां पर कोई अच्छी पढ़ाई नहीं होती और डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए तो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट की जरूरत होती है। तभी मैंने पिताजी की बात मान ली। मेरे लिए घर छोड़ना मुश्किल था,
क्योंकि बचपन से लेकर आज तक मैं माँ पापा और दादा दादी से कभी दूर नहीं हुई थी। अपने ननिहाल जाती थी तो भी अपनी माँ को साथ लेकर जाती थी और मुझे कोई भी काम नहीं करना पड़ता था। मुझे बैठे बिठाए सब कुछ मिलता था, लेकिन मुझे पता था कि अगर मैं यहां से दूर चली गई तो सब कुछ मुझे अपने आप ही करना पड़ेगा। लेकिन खैर, अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए अब दूर तो जाना ही था। इसीलिए मैंने माम पापा से कह दिया कि ठीक है, मुझे किसी बड़े शहर में एडमिशन दिलवा दो। पिताजी ने मेरा एडमिशन मुंबई में करवाने का सोच लिया और कहने लगे कि तुम अपनी पैकिंग शुरू कर दे, कल हम लोग मुंबई के लिए निकल जाएंगे। मुंबई पहुंचकर पिताजी ने मेरा एक अच्छे से कॉलेज में एडमिशन करवाया और वहां पर मुझे अच्छी तरह से कमरा वगैरह दिलाकर घर पर आ गए। वहां पर मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। मैं माँ, पिताजी और दादाजी को बहुत मिस कर रही थी। मैं हर रोज उनसे कहती कि मुझे ले जाओ और फोन पर रोने लग जाती। तभी माँ मुझे समझाती कि बेटा, अगर जिंदगी में कुछ करना है तो थोड़ा बहुत तो दुख झेलना ही पड़ेगा, और वैसे भी तेरे पिताजी ने तो तेरे लिए सारी सुख सुविधा का इंतजाम किया है, तो तू घबरा क्यों रही है। तभी मैंने माँ से कहा कि मुझे सुख सुविधा की नहीं, मुझे आप लोगों की जरूरत है। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। लेकिन खैर, अब मुझे अगर कुछ बनना था तो यहां पर रहना ही पड़ता। इसीलिए मैं वहीं पर रहकर पढ़ाई करने लगी। धीरे धीरे मुझे अब घर वालों की याद कम आने लगी और मैं पढ़ाई के अंदर पूरी तरह से घुस गई। अब मुझे वहां पर गए हुए पूरा 1 साल बीत चुका था। 1 साल के बाद पिताजी ने कहा कि अब तुम कुछ दिनों के लिए घर पर आ जाओ, हम लोगों का भी तुमसे मिलना हो जाएगा, और तुम्हारे दादा दादी भी बहुत याद करते हैं तुम्हें। इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ छुट्टियां भी हैं और मैं उन लोगों से मिलाऊंगी। इसीलिए मैंने अपनी पैकिंग की और अपने गांव के लिए निकल गई। गांव में जाकर मैंने सब लोगों के साथ एंजॉय किया। एक रोज हम सब लोग बैठकर खाना खा रहे थे। तभी मेरे पिताजी एक लड़के को लेकर घर पर आए। सब लोग उस लड़के को देखकर हैरान हो गए। दादाजी ने पूछा कि बेटा, यह कौन है और यहां पर क्या कर रहा है। तभी पिताजी ने कहा कि यह मेरे एक अच्छे दोस्त का बेटा है। दरअसल मेरे दोस्त का एक्सीडेंट में देहांत हो गया। उसके बाद से इसका कोई सहारा नहीं रहा। इसीलिए मैंने सोचा कि इसे क्यों ना हम लोग ही रख लें। दरअसल इसके पापा का मेरे ऊपर काफी एहसान है। मेरे व्यापार में उसने मेरी काफी हेल्प की थी और मुझे जब भी पैसों की जरूरत होती थी तो उसने मेरी मदद की थी। हमेशा मेरा एक सहारा बनकर खड़ा रहा था। अब जब उसके बेटे का कोई नहीं है तो मुझे उसके लिए सहारा बनकर खड़ा रहना पड़ेगा, ताकि मैं उसके कुछ एहसान तो उतार सकूं। तभी दादाजी ने कहा कि हाँ बेटा, सही है। अगर इसके पापा ने तेरे लिए इतना कुछ किया तो तेरा फर्ज बनता है कि आज तू इसका सहारा बने। तभी दादाजी ने कहा कि ठीक है, जब तक ये खुद को संभाल नहीं लेता तब तक इसे हम लोग यहीं पर रखेंगे। अब मेरी माँ उसे अपने बेटे की तरह रखने लगी। उसके लिए खाने पीने का सब चीजों का ध्यान रखती और उसकी पढ़ाई की व्यवस्था कर दी। वह मेरे जितनी ही उम्र का था, मेरा काफी अच्छा दोस्त भी बन गया था। अब मैं उसे भैया कहकर पुकारती थी। अब हम लोग हंसी खुशी रह रहे थे। मेरी भी अब छुट्टियां पूरी होने को थीं। तभी मेरे पिताजी ने फैसला किया कि इस लड़के को हमेशा के लिए इस घर में रख लिया जाए। दरअसल उस लड़के का नाम दिनेश था। दिनेश काफी संस्कारी और अच्छा लड़का था। वह मेरी माँ पापा के लिए काफी कुछ करता था। घर में दादा दादी की सेवा भी करता था। उसके संस्कार भी बहुत अच्छे थे। ये सब देखते हुए पिताजी ने कहा कि क्यों ना इसे मैं अपना बेटा बना लूं। दादाजी ने इस चीज के लिए हामी भर दी। पिताजी कहने लगे कि आप लोग हमेशा कहते थे कि इस घर में एक लड़का होना जरूरी है, क्यों ना हम इसे ही बेटा बना ले। दरअसल खून के रिश्ते से ज्यादा अपनापन का एहसास होना जरूरी होता है, और इस लड़के ने इतने समय यहां पर रहकर हमें एहसास दिला दिया कि इसके संस्कार कितने अच्छे हैं और ये हम लोगों के परिवार के साथ बिल्कुल मैच भी कर रहा है। क्यों ना इसे मैं गोद ले लेता हूं। तभी सब लोगों की मर्जी के हिसाब से उसे गोद में ले लिया और उसे अपना बेटा बना लिया। ये सब देखकर मुझे थोड़ा तो बुरा लगा, क्योंकि अब मेरा प्यार 2 हिस्सों में बंटने वाला था। लेकिन एक रोज मैं जब बैठी थी तो माँ पिताजी मेरे कमरे में आए और कहने लगे कि अनु, तू बिल्कुल भी फिक्र मत कर। तेरा प्यार तेरे हिस्से में रहेगा और उसका प्यार उसके हिस्से में। उस बेचारे का तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है।
और उसके पिता का मेरे ऊपर इतना एहसान है, तो मैं आज पीछे नहीं हट सकता। और वैसे भी तुमने तो इतने दिनों तक उसे देखा ही है ना, कितना संस्कारी लड़का है, तुझे अपनी बहन मानता है और तेरे लिए हमेशा खड़ा रहता है। तू घबरा मत पिताजी, और माँ की बातों से मुझे काफी अच्छा लगा और मैंने भी उसे एक्सेप्ट कर लिया। अब हम लोग हंसी खुशी रहते। अब मेरी छुट्टियां भी पूरी हो गई, मैं मुंबई के लिए निकल गई है। वहां पर जाकर मुझे 6 महीने ही बीते थे कि मेरी जिंदगी ने एक अजीब ही मोड़ ले लिया। अब ये मोड़ मेरी जिंदगी का सबसे खतरनाक मोड़ था। मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है। दरअसल मेरे दादा दादी और माँ पिताजी शहर से किसी काम के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में उनकी जीप का एक्सीडेंट हो गया और वह चारों इस दुनिया से चले गए। अब मुझे अपने घर पर लाया गया। उन चारों के जाने के बाद तो मेरी जिंदगी बिल्कुल बेरंग सी हो गई। मैं उन लोगों के बिना एक पल भी खुद को नहीं रख सकती थी। अब तो मेरी जिंदगी में सिर्फ मेरा मुंह बोला भाई ही बचा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं। मां पिताजी के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। अचानक से मेरी जिंदगी में इतना बड़ा तूफान आ गया कि मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था। अब मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। अब मैंने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी, क्योंकि मेरा पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। मैं नहीं चाहती थी कि अब मैं कुछ बनूं, क्योंकि मेरी माँ पापा ही नहीं रहे तो उनके सपनों का क्या करूं। इसीलिए मैं घर पर ही बैठी रहती। तभी मेरे मुंह बोले, भाई ने कहा कि तू पढ़ाई करना चाहती है तो तू पढ़ाई कर, मैं तेरा सहारा बनकर खड़ूंगा। वह हर रोज मुझे नई नई शिक्षा देता और समझाता रहता। उसकी ऐसी बातें सुनकर मुझे एहसास हुआ कि यह सच में मेरे अपने भाई से भी बढ़कर है। मैंने उसकी बात मान ली और अपनी पढ़ाई को फिर से शुरू कर लिया। अब माँ पापा और दादा दादी की कमी तो कोई भी पूरी नहीं कर सकता था, लेकिन मेरे बड़े भैया ने मेरे लिए काफी कुछ किया था। सगा भाई नहीं, लेकिन मेरे लिए उसने सगे भाई से बेहतर ही किया था। वह हमेशा मेरी जरूरतों का ख्याल रखता था। वो नहीं चाहता था कि कभी भी मेरी आंख में आंसू आए। खैर, ऐसे ही दिन निकलते गए। अब मेरी उम्र भी काफी हो चली थी, इसलिए मेरे बड़े भैया ने, जो मेरा मुंह बोला भाई था, उसने फैसला किया कि क्यों ना मेरी शादी कर दी जाए, क्योंकि एक ना एक दिन शादी तो करनी ही थी। तभी मेरे भैया ने अपने दोस्त से मेरा रिश्ता तय कर दिया। लड़का काफी अच्छी कंपनी में काम करता था और जमीन जायदाद भी अच्छी थी। काफी अच्छे घराने से था, इसीलिए मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई। मेरे भाई ने मेरा उसके साथ रिश्ता तय करके शादी फिक्स कर दी। अब जैसे जैसे शादी के दिन नजदीक आ रहे थे, वैसे वैसे मेरे अंदर से मेरा दुख बाहर निकल रहा था। मुझे माँ पापा दादा दादी की कमी महसूस हो रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर वह यहाँ पर होते तो न जाने कितनी ही धूमधाम से शादी करते। दरअसल मेरे भैया ने इस मेरी शादी में किसी भी तरह की कोई कमी तो नहीं छोड़ी थी, लेकिन उन लोगों की कमी को भी पूरा नहीं कर सकते थे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे शादी करूंगी, क्योंकि उन लोगों के बगैर मुझे कुछ भी करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। हर किसी इंसान का यह सपना होता है कि उसकी शादी के दिन वह इतना खुश हो, क्योंकि उसके जीवन की शुरुआत होती है। लेकिन मेरे लिए तो यह दुख का दिन था, क्योंकि मुझे कहीं पर भी मेरे माँ पापा और दादा दादी नजर नहीं आएंगे। सारे लोग इकट्ठा होंगे, लेकिन उन लोगों का कहीं पर भी नामो निशान नहीं रहेगा। लेकिन खैर, होने को कौन टाल सकता था। जो होना था वो हो गया। मैंने इसे अपनी किस्मत समझ लिया और अब मैं भी शादी की तैयारियों में लग गई। ऐसे ही मेरी शादी का दिन भी आ गया और बड़ी ही धूमधाम से मेरे मुंह बोले भाई के दोस्त के साथ मेरी शादी हो गई। शादी के बाद मुझे विदा कर दिया गया और मेरे ससुराल में मेरा अच्छे से गृह प्रवेश करवाया गया और बड़ी ही धूमधाम से खुशियां मनाई गई। अब मेरी शादी की पहली रात को कमरे में मुझे ले जाकर बैठा दिया। बड़ा ही सुंदर कमरा सजा था, बिल्कुल स्वर्ग जैसा लग रहा था। थोड़ी देर बाद मेरे पति कमरे में आए और उन्होंने मेरा हाथ थामा और कहा कि मुझे अंधेरे में रहना ज्यादा पसंद है। इसलिए उन्होंने लाइट बंद कर दी और उसके बाद उन्होंने मेरे साथ संबंध बनाए। अब तो ये रोजाना का हो गया था। धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, वैसे वैसे ये सब रोजाना होते गया। जिस दिन हम लोगों का संबंध बनाने का विचार होता था, उस दिन मेरे पति जल्दी से लाइट बंद कर देते और कहते हैं कि मुझे अंधेरे में सब कुछ करने में बड़ा ही मजा आता है। मैंने आज तक अपने पति को संबंध बनाते हुए नहीं देखा था।
मैंने तो उनकी रात में शक्ल तक नहीं देखी थी। कमरे में इतना ज्यादा अंधेरा हो जाता था कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। बस मुझे सिर्फ एहसास होता रहता था। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे पति को इतनी प्रॉब्लम क्या है। दिन में वह पूरा दिन लाइट ऑन रखते थे, रात में भी वह लाइट ऑन रखते थे, लेकिन जिस समय संबंध बनाते थे उस समय लाइट ऑन ऑफ कर देते थे। मुझे तो दाल में कुछ काला ही नजर आ रहा था। ये बात मैं किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि कौन था मेरा जो मेरी बात को समझे। अपने सास ससुर से मैं ऐसी बातें कर नहीं सकती, और अपने मुंह में बोले भाई से भी ऐसी बातें नहीं कर सकती। मैं काफी बार अपने पति से कहती कि आप ऐसा क्यों करते हैं, कभी कभी लाइट को ऑन भी रख लिया कीजिए। मैंने आज तक आपका चेहरा नहीं देखा, लेकिन मेरे पति ने बोल दिया कि मुझे लाइट बंद करके ही सब कुछ करने में आनंद आता है, और तुम मेरी पत्नी होकर मुझसे इतने सवाल जवाब कर रही हो। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? तभी उनकी ऐसी बातें सुनकर मुझे बुरा लगता है और मैं वहीं पर चुप हो जाती। अब तो हर रोज मेरे दिमाग में यही चलता रहता कि आखिर मेरे पति ऐसा क्यों करते हैं, आखिर इसके पीछे क्या राज है। मुझे तो इसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ ही लग रही थी, लेकिन मैं इन सब का पता भी कैसे लगा सकती थी। ना ही कोई मेरी मदद करने को था जिससे मैं मदद मांग सकूं। अब जैसे जैसे दिन बीतते गए मेरे अंदर ये तलब जागती गई कि आखिर मेरे पति ऐसा क्यों करते हैं। मुझे इस राज के बारे में तो जानना ही था, लेकिन कैसे जान सकती थी, मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी मैंने एक रोज प्लान बनाया कि जिस समय हम लोग संबंध बनाएंगे मैं जल्दी से लाइट ऑन कर दूंगी। यही सब सोचकर मैं खुश हो गई कि आज तो मुझे सारा माजरा समझ में आ जाएगा। मुझे पता था कि मेरी ऐसी हरकत से मेरे पति को गुस्सा जरूर होगा, वह नाराज जरूर होंगे, लेकिन मैंने सोचा कि मैं उन्हें मना लूंगी। लेकिन मुझे पता तो चले कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। भला एक पति ऐसे लाइट बंद करके हर रोज ऐसा क्यों करता है। इसलिए दूसरे दिन हम लोगों ने जैसे ही संबंध बनाने का प्लान किया, थोड़ी ही देर बाद मैंने झट से उठकर लाइट ऑन कर दी। उसके बाद जो देखा, मैंने उसे देखकर तो मेरे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। मैंने देखा कि वहां पर मेरा पति नहीं था, बल्कि मेरा मुंह बोला भाई था। मेरे मुंह बोले भाई ने मेरी तरफ गुस्से भरी निगाहों से देखते हुए कहा कि यह सब क्या है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरा तो पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया था। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। तभी हम लोगों का ऐसे शोर सुनकर मेरे पति और सास ससुर भी वहीं पर आ गए। मेरे सास ससुर ने देखकर कहा कि यह सब क्या हो रहा है, उन्हें भी शायद किसी बात का पता नहीं था। मेरे पति अपनी नजर झुकाए हुए थे और मेरे मुंह बोले भाई ने भी अपनी नजरें झुका ली। मैं झट से उनके पास गई और मेरे मुंह बोले भाई को एक तमाचा दे मारा, और मैंने कहा कि सब सच सच बताओ, वरना मैं पुलिस को बुलाती हूं। तभी मेरे मुंह बोले भाई ने हाथ जोड़ लिया और कहा कि दरअसल जिस दिन मैं तुम्हारे घर में पहली बार आया था, तू तभी मुझे भाग गई थी। मुझे तुमसे प्यार हो गया था, इसलिए मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता था, लेकिन तुम्हारे घर वाले मुझे तुम्हारा भाई बना रहे थे। लेकिन मेरे अंदर की प्यास थी, वह तो कभी बुझ ही नहीं रही थी। तभी उन लोगों के जाने के बाद मैंने प्लान बनाया कि क्यों ना तुम्हारी शादी मेरे दोस्त से करवा दूं। और इस दोस्त को मैंने धमका दिया कि अगर तूने ये सब बातें किसी को बताई तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। और इससे कहा कि तुम अपनी पत्नी के साथ जब संबंध बनाने का बोले तो लाइट बंद कर देना, और धीरे से मैं तुम्हारी जगह आ जाऊंगा और तुम कमरे से बाहर चले जाना। ऐसे ही मैं हर रोज तुम्हारे साथ संबंध बनाने लगा और तुम्हें लगता था कि तुम्हारा पति है। यही सब सोचकर मैं यह सब करता था। मेरे अब सारी बात जानने के बाद अपने आप आंसू निकल रहे थे। मैं वहीं पर जमीन पर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी और अपने पापा से कहने लगी कि आप किस पाप को घर में ले आए थे जिसे मैं अपना भाई समझती थी। उसने तो सब कुछ खत्म करके रख दिया। मेरे सास ससुर ने जल्दी से पुलिस को फोन किया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। उसके बाद से मेरे पति ने मुझसे माफी मांगी और कहा कि मुझे माफ कर दो। दरअसल मैं भी धमकी से डर गया था, लेकिन आज के बाद मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। आज के बाद तुम संपूर्ण रूप से मेरी पत्नी हो और मैं ही तुम्हें पत्नी का दर्जा दूंगा।
अब मुझे ये सब भूलने में थोड़ा समय तो लगा, लेकिन मेरे पति के साथ से मैं ये सब भूल गई और हम लोग हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। तो भाइयों और बहनों, अगर मेरी आज कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और हाँ, सबसे जरूरी बात, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। तो भाइयों और बहनों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भाइयों और बहनों।